डिमेंशिया होता क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं डिमेंशिया मतलब जस्ट मेमोरी की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है। वो सिर्फ मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है। जो डिमेंशिया का पेशेंट होगा कि ये संकेत हैं तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। किसी को भी अपना रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है या अचानक कुछ भूल जा रहा है, बार बार एक ही चीज़ भूलना, एक ही सवाल बार बार पूछना, ऐसा कुछ है तो आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग भारत में 50 लाख से ज़्यादा लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं। डिमेंशिया पेशेंट्स हमारा आंखों के सामने बहुत सारे हैं, बट हम स्टिल इग्नोर करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि उसको डिमेंशिया है। तो इट इज़ एक्चुअली एक साइलेंट एपिडेमिक। डिमेंशिया क्या सिर्फ ओल्ड एज डिजीज़ है? डिमेंशिया किसी एज में आ सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर क्या ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं? 3 स्टेप्स होता है ट्रीटमेंट में। पहला स्टेप ये है कि डरना नहीं है। ओके सर, अक्सर हम एल्जाइमर्स और डिमेंशिया इन दोनों शब्दों को बहुत बार एक दूसरे के बदले यूज़ करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये आपस में कनेक्टेड हैं या ये बिल्कुल अलग है? सच है कि ऑलमोस्ट 50 to 70% केसेस ऑफ डिमेंशिया अल्जीमर्स होते हैं। नमस्कार, myself Dr. शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। आज हम एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी समस्या जिसे हम आम तौर पे छोटी मोटी कोई भी इंसान कुछ भूल जाता है तो हम ऐसा समझते हैं कि शायद स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण हम ये चीज़ भूल गए हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि यही छोटी मोटी जो हम भूलने की जो एक बीमारी कह सकते हैं, वो एक गंभीर बीमारी के रूप में चल के उभर सकती है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम जानेंगे कि ये डिमेंशिया आखिरकार क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं। इसी चर्चा को आज हम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ फेलिक्स टॉक में हैं डॉक्टर PS नागा जी, सीनियर न्यूरोफिजिशियन फेलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये थोड़ा जागरूक करें कि आखिरकार ये डिमेंशिया होता क्या है? डिमेंशिया मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारा बीमारियां हैं। उसमें अल्जीमर्स डिमेंशिया से लेके वैस्कुलर डिमेंशिया, पार्किंसंस डिमेंशिया और बहुत सारा न्यूट्रिशनल डिमेंशियाज भी आते हैं। सो हम पहले डिमेंशिया मतलब क्या है ये पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो डिमेंशिया, बहुत सारे लोग सोचते हैं डिमेंशिया मतलब जस्ट मेमोरी की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है। वो सिर्फ मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, एक जीवन शैली की बीमारी है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी लॉस होता है इसमें, मूड की चेंजेस भी होते हैं, मतलब लोग बिहेवियर भी चेंजेस हो जाता है। जो रूटीन लाइफस्टाइल है, रूटीन अपना काम है, वो करना मुश्किल हो जाता है। सो डिमेंशिया आज से याद रखना है कि सिर्फ मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, इट आल्सो इन्वॉल्व्स बिहेवियरल चेंजेस, मूड प्रॉब्लम्स। सर, जैसे कि आपने बताया तो थोड़ा सा अगर हमें आप सिम्टम्स के बारे में बताएं, जैसे लक्षण है एक किसी भी पेशेंट में, जो डिमेंशिया का पेशेंट होगा, ऐसे कौन से शुरुआती संकेत होंगे जो एक फैमिली में कोई भी समझ पाए और उन्हें एक न्यूरोफिजिशियन को या किसी भी जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करने के लिए उन्हें घर से उस पेशेंट को लेकर निकलना चाहिए कि ये संकेत हैं तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? ऐसे कौन से संकेत हैं? देयर आर सो मेनी डिमेंशिया वेराइटीज़। मतलब डिमेंशिया मैंने पहले बताया कि एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारा बीमारियां हैं। हर बीमारियों का शुरुआत डिफरेंट हो सकता है।
सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है। जो भी बीमारी है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करके उसको इलाज देने में पेशेंट को कुछ फ़ायदा मिलता है और हम इसको थोड़ी ब्रेक्स डाल सकते हैं प्रोग्रेशन को। कोई भी पर्सन आपका परिवार में, आपका फ्रेंड्स में, आपका कोलीग्स में किसी को भी अपना रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है या अचानक कुछ भूल जा रहा है, जो भी रूटीन काम है, जैसे फॉर एग्जांपल रूटीनली अगर मैं फूड लेकर आना भूल गया, अगर पेशेंट खुद ही बोल रहा है, कभी कभी बोलता है तो सब लोग भूल जाते हैं, बट बार बार एक ही चीज़ भूलना, एक ही सवाल बार बार पूछना, ऐसा कुछ है तो आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ है, डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। सेकेंड थिंग, बिहेवियरल चेंजेस, जैसे एक फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेम्बर है, वो सोशल पर्सन है, अच्छे से सबके साथ एंगेज करता है, हंसमुख है, जोक्स से एंगेज होना, डिस्कशन में एंगेज होना, ऐसा पर्सनालिटी उनका है, बट वो अचानक बदल गया, अचानक साइलेंट हो गया, एक विड्रॉन बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर में चेंज आ गया, देन यू नीड टू सस्पेक्ट। एक शांत स्वभावी अचानक गुस्सा करना, इरिटेट होना, ऐसा चेंजेस अगर आपने नोटिस किया, देन डेफिनेटली ये बिहेवियरल चेंज है, डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। और तीसरा ये है कि मूड चेंजेस, जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी, डल रहना और कहीं बार घबराहट में रहना, कहीं बार पेशेंट को जो लोग ड्राइव करते हैं उनको हम विजुअल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, मतलब कुछ देखते हुए कुछ काम करना, वो नहीं कर पा रहे, देखते हुए कुछ काम नहीं कर पा रहे, दिस इज इनकोऑर्डिनेशन। ऐसा कुछ चेंजेस आया डेली लाइफ में इस वर्किंग स्टाइल, जैसे ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर, कार ड्राइवर, या कोई भी डॉक्टर भी होने दो या कोई स्टूडेंट होने दो, लिखने में प्रॉब्लम है, या जो टीचर है, जो टीचिंग की प्रोफेशन है, कुछ चीज़ लिखने में, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा सिचुएशंस में डेफिनेटली यू नीड टू सस्पेक्ट डिमेंशिया। सो ऐसा सिचुएशंस में आप डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग भारत में 50 लाख से ज़्यादा लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं, और अगर मैं बात करूं 2030 की, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं दोगुने होने वाले हैं। तो इस एक गंभीर एपिडेमिक की अगर मैं तो एक एपिडेमिक का ही नाम दूंगी, तो हम इससे इतने बेखबर क्यों हैं और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये एपिडेमिक बोलने से बेटर है साइलेंट एपिडेमिक बोल सकते हैं। जैसे कोविड को हम बोलते हैं, हमको हमारे आंखों के सामने नंबर्स बढ़ रहा था, इट इज़ एपिडेमिक, सबको अवेयरनेस है, सो इट इज़ वेल अवेयर एपिडेमिक। बट डिमेंशिया ऐसा नहीं है। डिमेंशिया पेशेंट्स हमारा आंखों के सामने बहुत सारे हैं, बट हम स्टिल इग्नोर करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि उसको डिमेंशिया है। सो इट इज़ एक्चुअली एक साइलेंट एपिडेमिक। आप जो आंकड़े बताया था आपने, अराउंड 50 लाख। एक्चुअली इन इंडिया अभी प्रेजेंट लिटरेचर में इट इज शोइंग दैट अराउंड 80 लाख डिमेंशिया पेशेंट्स हैं अभी इंडिया में। ये एस्टिमेशन ये है कि अनदर 15 ईयर्स में इट माइट क्रॉस 1 करोड़। मे बी इट इज़ अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि सबका डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल है। मे बी अर्ली डिमेंशियस डायग्नोस करना ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक इट विल डेवलप विद इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, आई एग्री विथ यू, बट इट इज़ ऑलरेडी 80 lakhs नाउ। अच्छा, एज इंडिया पॉपुलेशन भी राइजिंग है, सो ओल्डर पॉपुलेशन भी बढ़ता जाएगा, बुढ़ापा का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली डिमेंशिया केसेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो बेसिकली अगर अवेयरनेस क्रिएट होगा, उसके हिसाब से हमको और अच्छा और ज़्यादा नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं और ज़्यादा डिमेंशिया केसेस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने कहा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से डिमेंशिया क्या सिर्फ ओल्ड एज डिजीज़ है या नहीं? डिमेंशिया का मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें मूड चेंजेस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, जैसे भाषा बात करने में कुछ अंतर हो जाता है, थोड़ी वो चेंज हो जाता है,
समटाइम्स सिंटैक्स मतलब ग्रामर भी भूल जाते हैं, कई बार मेमोरी प्रॉब्लम आ जाता है, देन बिहेवियरल चेंजेस आता है, मूड चेंजेस भी आ जाता है. सो इट इज़ ए अम्ब्रेला टर्म एंड आल्सो इट इंक्लूड्स डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स. बहुत सारे सिम्टम्स है इसमें. सो इसमें हमको डायग्नोसिस करने में कई बार अच्छा हिस्ट्री लेना पड़ता है. अच्छा डायग्नोसिस करने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना पड़ता है. जो आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है, डिमेंशिया किसी एज में आ सकता है. एक्चुअली इट कैन बी सीन इन एनी एज, बट मोस्ट कॉमनली 65 के बाद, 65 ईयर्स के बाद ही हम ज़्यादा केसेस को देखते हैं. बट ऐसा रूल नहीं है कि इसी एज में आएगा. ये सिर्फ एज की बीमारी नहीं है. डिमेंशिया के कारण ऑलरेडी हमने बताया था कि वैस्कुलर प्रॉब्लम जैसे मल्टीपल स्ट्रोक्स आना, पार्किंसंस की बीमारी, वो भी एक एजिंग बीमारी है, उसमें भी डिमेंशिया आ सकता है. कई बार सिंपल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, बी कॉम्प्लेक्स की कमी, थायराइड की प्रॉब्लम्स, उसमें भी हमको डिमेंशिया आ सकता है. बार बार दौरा आना, सर पे चोट लगना, एक्सीडेंट्स, इस ऐसा सिचुएशंस में भी डिमेंशिया अर्ली आ सकता है. सो मैंने ऐसा केसेस को देखा है, और 30 ईयर्स में भी डिमेंशिया आना, 50 ईयर्स में डिमेंशिया आना, एंड 65 के बाद मोस्ट कॉमनली डिमेंशिया 70 to 80% केसेस को आता है. ओके. डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए क्या एक क्लिनिकल हिस्ट्री ही काफ़ी होती है, या हम कुछ ब्लड टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस पे भी जाते हैं? क्या कुछ ऐसा है? वेरी गुड क्वेश्चन. अगर किसी को हमने डिमेंशिया सस्पेक्ट किया है परिवार ने, सो यू नीड टू मीट न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट पहले हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. उसके हिसाब से हमारा डिमेंशिया का इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना होता है वो डिपेंड करता है. यूजुअली हम पेशेंट का पहले डिमेंशिया सस्पेक्ट करने से पहले लाइफस्टाइल कैसे था, ईच एंड एवरी पॉइंट, जैसे सुबह उठने से लेकर वो ब्रेकफास्ट कैसे खाता है, पूजा कैसे करता है, और जॉब कैसे जाता है, ड्राइविंग कैसे करता है, और उस फ्रेंड से कैसे इंगेज करता है, रिलेटिव्स जब आते हैं उनसे कैसे इंगेज करता है, और कोई भी फंक्शन होने दो, कोई भी प्रोग्राम होने दो, उसमें एक्टिवली कैसे इन्वॉल्व होता है, उसका बात और चाल कैसे हैं, वो सब कुछ हम पहले इंक्वायरी करते हैं. उसके बाद डिमेंशिया आने के बाद उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, कोई हैलुसिनेशंस मतलब कोई होता नहीं है, कुछ है ही नहीं है बट फिर भी उसको दिखता है, कुछ है नहीं है फिर भी कुछ सुनाई देता है, ऐसा कुछ कंप्लेंट है उनको, और क्या क्या भूल जाता है, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस है, और चलने में फिरने में कोई प्रॉब्लम था, स्लोइंग जैसे पार्किंसंस बीमारी में स्लोइंग है, रिजिडिटी है, हाथ में कंपन है, या मल्टीपल स्ट्रोक्स का कंप्लेंट्स कुछ है हिस्ट्री में, जैसे सडनली एक हाथ में वीकनेस आना, सडनली स्लरिंग ऑफ स्पीच, लड़खड़ाना, बात करते वक्त, चलते वक्त लड़खड़ाना, ऐसा कुछ था. अनकंट्रोल्ड बीपी, अनकंट्रोल्ड शुगर, या प्योर वेजिटेरियन हो तो हम न्यूट्रिशनल की प्रॉब्लम कुछ था, जैसे बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, देन स्लीप इश्यूज़, कोई स्लीप की प्रॉब्लम था, वो अच्छे से सो रहा था कि नहीं, रात में सोते सोते हुए बात करना या कराटे करना, ऐसा कुछ है इसके उनका प्रीवियस हिस्ट्री में. ये सब कुछ हम हिस्ट्री में लेते हैं. कुछ लोग रिलीजियस, हाइपर रिलीजियस हो जाते हैं, कम जो बिहेवियर थे उससे ज़्यादा बिहेवियर करना शुरू करते हैं, गुस्सा करते हैं, और कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, विड्रॉन बिहेवियर मतलब सबसे सोशल लाइफ पूरा बंद हो जाता है, वो अकेले रहना शुरू करता है. सो दीज आर ऑल द बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, और बॉडी कोई डेली लाइफ में जो मोटार चेंजेस मतलब काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा चीज़ हम हिस्ट्री से ही हमको मिलता है. उसके बाद हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन भी करते हैं, आंख चेक करना, फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कुछ होता है वो करते हैं. देन हमारे पास कुछ क्वेश्चनेयर होता है, उसको हायर मेंटल फंक्शन, लोबार फंक्शन क्वेश्चनेयर होता है. हम उसके अंदर पेशेंट कैसे काम कर पा रहा है, मतलब ड्राइंग से लेकर, डायग्राम से लेकर, लिखना, और जो भी हम इनपुट्स देते हैं वो याद कर पा रहा है कि नहीं, क्लू देने से याद कर पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ हम उसमें नोट करते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम डिमेंशियास को डायग्नोस करते हैं. ओके. और
नॉट बट द लीस्ट जो डिमेंशिया हम जो सस्पेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशंस प्लान करते हैं, जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट से लेकर जैसे सिंपल किडनी फंक्शन, शुगर फंक्शन और लिवर फंक्शन, हीमोग्लोबिन और शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, HbA1c टेस्टिंग, देन BP, कोलेस्ट्रॉल, देन ओबेसिटी टेस्टिंग, ये सब कुछ हम करते हैं। उसके साथ साथ हम MRI में अगर कुछ दिख गया तो देन सही है, वरना वी गो फॉर पेट स्कैन। अभी नया टेस्टिंग भी आया है, सीरम एंड रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसमें हम बीटा 42 प्रोटीन ये सारे हम चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी डिमेंशिया है, कौन सी वेराइटी ऑफ डिमेंशिया है। अच्छा, तो डिमेंशिया के भी अलग अलग, जैसे आपने बताया था, टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन होती है। एक और हैरान करने वाली बात रिसर्च में सामने आई है कि 3 में से 1 डिमेंशिया का पेशेंट ज़रूरी ठीक हो जाता है और उनके सिम्टम्स वगैरह ठीक होते हुए देखे गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक वैस्कुलर डिमेंशिया और मेटाबॉलिक डिमेंशिया भी होता है, उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, BP अनकंट्रोल रहना, इसमें वेट ओवरवेट होना, लिपिड प्रोफाइल अबनॉर्मलिटी, थायराइड प्रॉब्लम, बी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बीमारियां हैं। ऑटोइम्यून बीमारियां भी है, इन्फेक्शंस भी है। ये सारे हमको इन्वेस्टिगेशंस में पता चल जाता है। उसको अगर हम ठीक किया जाता है, अगर उसको हमने अच्छे से इलाज दिया है तो झट से डिमेंशिया भी हम ट्रीट कर सकते हैं। दीज आर ट्रीटेबल डिमेंशियाज। हम इसको अलग से कैटेगराइज करते हैं एज ट्रीटेबल डिमेंशियाज। सो कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, पहले हम टारगेट करते हैं ट्रीटेबल डिमेंशिया, क्योंकि रिमेनिंग डिमेंशियाज को हम सपोर्टिंग ट्रीटमेंट होता है, बट ट्रीटेबल डिमेंशियाज को हम अगर सही से डायग्नोज करके इलाज दिया तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो हमारा एडवाइस ये है कि कोई भी डिमेंशिया निगलेक्ट मत करो, डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, लेट मत करो, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसा है शुरुआत में हम ट्रीट करने से ठीक होता है, जैसे स्ट्रोक्स, वो जल्दी से जल्दी ठीक करने से डिमेंशिया नहीं आई। अगर हमने लेट कर दिया तो धीरे धीरे से स्ट्रोक सेटल हो जाता है, देन वो ट्रीट करना मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर क्या ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं? लाइक क्या सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है या कोई इमोशनल सपोर्ट भी रिक्वायरमेंट होता है? तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में आप हमें बताएं आज। एक्सेलेंट क्वेश्चन। जैसे हमने पहले ही बात किया था कि ट्रीटेबल डिमेंशियाज जो है हम इन्वेस्टिगेशंस में डायग्नोस करके उसको टारगेट करते हैं और पेशेंट को जो भी डिफिशियंसी है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, बी कॉम्प्लेक्स का जो भी प्रॉब्लम है, उसको इलाज देने से वो ठीक हो जाता है। रिमेनिंग डिमेंशियाज में 3 स्टेप्स होता है ट्रीटमेंट में। पहला स्टेप ये है कि डरना नहीं है। पेशेंट को, पेशेंट अटेंडर्स को, पेशेंट टोटल फैमिली को हमको काउंसलिंग देना पड़ता है कि सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है और इसको इलाज कैसे दिया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो पहले डरना नहीं है, ये हम सब लोग मिलके एक टीम जैसा काम करके इन लोगों को हम सपोर्ट दे सकते हैं। सेकंड, ऐसा दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ बीमारी को झट से ठीक नहीं करेगा, जैसे अल्जाइमर्स डिसीज़ है, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, जैसे पार्किंसंस डिमेंशिया है। ऐसा डिमेंशियाज हम झट से ठीक नहीं कर सकते हैं, बट उसको प्रोग्रेशन को हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, ब्रेक्स डाल सकते हैं। जैसे इनका मान लो और 5-6 साल में पूरा एंड स्टेज तक जाएंगे, हम दवाई से उनको 8 साल, 10 साल, 12 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है रिहैबिलिटेशन एंड मेंटेनेंस। रिहैबिलिटेशन ये है कि जो लोग को डिमेंशिया है उनको हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर, मतलब एक डेली लाइफ रूटीन क्रिएट करना है। अगर रूटीन क्रिएट होगा, बार बार उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब लाइफ में बार बार चेंजेस करने में उनको प्रॉब्लम होता है। सो डेली रूटीन, जैसे कि परफेक्ट टाइम में उठना होता है, परफेक्ट टाइम में खाना होता है, या टीवी देखना, गेम्स खेलना, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज भी होता है। कोई फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, कुछ साइकिलिंग करवाते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलवाते हैं। सो ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको एक डिसिप्लिन्ड रूटीन अरेंज करके देना है। परफेक्ट टाइम में खाना देना, कब सोना है ना, ये सारे चीज़ इनको अरेंज करके देना होता है। दूसरा, अक्सर एक पर्सन को हमेशा पेशेंट के पास रखना पड़ता है।
ताकि कहीं मिस ना हो, क्योंकि इन लोगों को कई बार रास्ता भूल जाते हैं, नेविगेशन डिफ़िकल्टीज, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ये भूल जाते हैं। और कई बार नेक्स्ट क्या करना है, कई बार इनको क्लू देने से पापा टैबलेट खा लो, तभी तभी इनको याद आता है कि हाँ मुझे टैबलेट मिस हो गया। सो ऐसा कई बार किसी और का सहारा का ज़रूरत पड़ता है। सो ये भी हमको हेल्पर के लिए हमको अरेंज करना पड़ता है। अगर फैमिली मेम्बर ही है साथ में तो आप एक दूसरे से इतना दिन मैं करूँगा, उतना दिन आप करो, तो ऐसा डिवीज़न करो ताकि सारे परिवार में ईच मेंबर को सब परफेक्ट टाइम, कुछ थोड़ा टाइम पेशेंट के साथ रहने का मौका मिले। अच्छा, तीसरा है मेंटेनेंस। तीसरा में वो मेंटेनेंस ये है कि हमारा बीपी सही है, शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है कि नहीं, देन रिमेनिंग ब्लड टेस्ट, कोई पुराना बीमारी है इसके साथ साथ थायराइड का प्रॉब्लम, बी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम, या कोई इन्फेक्शन है पहले, वो सारे ठीक है कि नहीं। कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, उसको एंटीबायोटिक टाइम पे ले रहा है कि नहीं। सो ये सब कुछ हमको देखना होता है। इट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। सो रिहेबिलिटेशन एंड मेंटेनेंस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, उसमें एक्टिवली इनको पार्टिसिपेट करने के लिए हम इंकरेज करना है। सारे फंक्शन में इनको साथ में लेकर जाना है। इनसे सबसे, अगर इनको पर्सन को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टिल वी नीड टू एनकरेज। कितनी बार हो सके उतनी बार, पापा ये हमारा आपका भाई है, ये आपका भाई का बेटा है, हाँ, ऐसा उसका नाम के साथ आप इंट्रोड्यूस करना होता है, राइट। कितनी बार हो सके उतना, किसी आप उनका बात काटना, इसके साथ बहस करना, ऐसा चीज़ मत कर दीजिए। ज़्यादा पेशेंस रखो और आपका हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि इनके साथ रह रहे कि आपको भी स्ट्रेस हो जाता है, कई बार डिप्रेशन हो जाता है। सो इसीलिए मैंने पहले बताया था कि डिवीजन ऑफ वर्क रखिए। कुछ दिन तक आपको भी ब्रेक लेना पड़ता है, कुछ आपको भी कहीं बाहर जाना है, रिफ्रेशमेंट चाहिए, और इसलिए दूसरा परिवार, कोई भी फैमिली मेम्बर है, उनको थोड़ी देर के लिए पेशेंट के पास रख सकते हैं। या बाहर से बहुत सारा आजकल हेल्पर एक्टिविटीज़ चल रहा है, सोसाइटीज़ चल रहा है, ग्रुप्स चल रहा है, सो वहाँ से हेल्प मिल जाता है। सो टेक हेल्प एंड डिवाइड वर्क, बट हमेशा पेशेंट के साथ रहना है, उनका साथ दीजिएगा। और एक किसी को एक कॉन्टेमिनेटिंग डिजीज़ नहीं है, मतलब एक पेशेंट से हमको फैलता नहीं है। सो इसमें क्या इतराज़ है, क्या टेंशन है, आप आराम से ये पेशेंट को आप पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा ओन फैमिली पर्सन हमको बोलते हुए हम देखते हैं। हमारा ओन फैमिली पर्सन पहले बहुत अच्छा बिहेवियर था उनको, वो धीरे से उसको बिहेवियर चेंज होते हुए हमको देखना पड़ रहा है। बट ये पेशेंट का गलती नहीं है, ये कई बार एज, जो अंडरलाइन कोई बीमारी है उसकी वजह से ऐसा होता है। हम बीमारी को ठीक करना होता है, बट पेशेंट के साथ देना होता है। पेशेंट का साथ देना ज़रूरी है। सर, WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स की देखभाल का जो खर्च है भारत में, कैंसर और हार्ट डिजीज़, या हम कैंसर समझें या हार्ट डिजीज़, इनमें जितना खर्चा होता है उसकी देखभाल उससे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे और क्या इफ़ेक्ट आता है उस फैमिली पे इमोशनली एंड फाइनेंशियली? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जो बता रहे हो इकोनॉमिकल इश्यू, डेफिनेटली ये डिमेंशिया सिर्फ एक पर्सन का बीमारी नहीं है, एक फैमिली की बीमारी है। पूरा परिवार इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है। फैमिली में किसी एक मेंबर को अपना जॉब छोड़ के पेशेंट के साथ रहना पड़ता है। सो देयर इज़ सैलरी लॉस, और दवाई के साथ साथ हमको रिहेबिलिटेशन का खर्चा उठाना पड़ता है। सो दवाई का कुछ खर्चा, रिहेबिलिटेशन का कुछ खर्चा, देन पेशेंट को बार बार इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, वही एक खर्चा। सो ये सब कुछ मिला के it might be, I guess it might be more than a cancer treatment. So इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन बेटर दैन क्योर। सो पहले हमको रोकना पड़ता है। देन इमोशनल इशू, डेफिनेटली व्हाई नॉट। देखो, मैंने पहले बताया था आपको, हमारा आंखों के सामने हमारा जो क्लोज मेंबर है, फैमिली मेंबर, हमको भूलना शुरू करता है, हमको धीरे धीरे से भूल जाता है। सेकंड, उनका बिहेवियर हमारे साथ चेंज हो जाता है।
इससे ज़्यादा हेल क्या हो सकता है, नरक हो सकता है कि हम इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं उनके साथ, बट वो धीरे धीरे से एक अलग पर्सन बन जाता है. सो इट इज़ रियली काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा फॉर एनी फैमिली मेम्बर. सर, जैसे आपने बात की प्रिवेंशन की, आप क्या सलाह देना चाहेंगे आज की जनरेशन जो 30-40 की एज में चल रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें कभी डिमेंशिया ना हो, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें उठाने चाहिए? अच्छा, कि पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. मैं आज तक जितना पेशेंट्स को देखा है डिमेंशिया, मोस्ट कॉमनली दे आर अनएजुकेटेड, मतलब ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता है. जो रूटीन रिक्शा पुलर्स से लेके रूटीन जैसे शॉप में काम करना, एज ए मजदूरी के काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं. सेकेंड थिंग, एजुकेटेड पर्सन में भी मैंने डिमेंशिया केसेस को देखा है. सो इसमें मेन फ्रंट ऑफ द डिसीज कहाँ होता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो लोग अपना जो पहले जो काम कर रहे थे स्किलफुल वर्क, वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देते हैं. उसका लाइफ कंप्लीटली बदल जाता है. जो पहले ब्रेन बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, माइंड बहुत एक्टिवली चैलेंजेस को ले रहा था, वो बंद हो जाता है. सो जब हम चैलेंजेस लेना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली ब्रेन माइंड ब्लंट हो जाता है, धीरे धीरे से साइलेंट हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाता है. सो वहाँ से उनका डिमेंशिया शुरू हो जाता है. मेनी पेशेंट्स अपना पास्ट जो भी वो लोग काम कर रहे होंगे, एग्जाम्पल टीचर होने दो, लेक्चरर, डॉक्टर, लॉयर, कोई भी होने दीजिए, वो लोग अपना काम जो पहले जॉब था उसको मिस करते हैं. उस टाइम की जो मेमोरीज है ना, वो बार बार रिवाइंड करते रहते हैं, उसमें कई बार जीते हैं वो लोग. सो ये एक वेराइटी ये है कि ये फर्स्ट पॉइंट इससे हमको सीखने का मिलता है कि जो भी आपका काम है उसको छोड़ना नहीं है. आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड काम करते रहिए. मैंने ऐसा लोगों को देखा है, टीचर्स को स्पेशली, रिटायरमेंट के बाद भी दे स्टार्टेड ट्यूशंस. दे यूज टू ट्यूशन भी करते हैं. जो अपना जो स्कूल, जिस स्कूल से वो लोग रिटायर हुए हैं, वहाँ जाके वीकली वंस और ट्वाइस अपना गेस्ट लेक्चर्स देते हैं. हमेशा अपना कोलिग्स पहले थे, उनसे वो लोग मुलाकात होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, टीचर्स की क्लब्स होता है, वहाँ जाके उनसे एंगेज करते हैं. सो माइंड को हमेशा एक्टिव रखते हैं. एक अनदर एडवांटेज है, ये लोग क्लब्स में जाते हैं, वहाँ खेलते भी हैं. इट इज़ आल्सो हेल्पफुल, एक काइंड ऑफ फिजिकल वर्क इवन आफ्टर रिटायरमेंट. फिजिकल और मेंटल एक एक्टिविटी करने से एक्सरसाइज चलता रहता है ना. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बैड हैबिट्स, जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स इंटेक है, ये सारे चीज़ जो लोग बार बार लेते हैं, सो उसको डेफिनेटली फ्यूचर में डिमेंशिया आने का चांसेस बढ़ेगा. सो जो भी ये बुरा आदतें हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा. सेकेंड, तीसरा है कि कुछ लोग होते हैं बॉक्सिंग या ड्राइविंग करने वाले, कहीं बार एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं, हेड ट्रॉमा होता है. ऐसे लोगों को बार बार ये डिमेंशिया आने का चांसेस बढ़ जाता है. सो डेफिनेटली ड्राइविंग करते वक्त केयरफुल रहिए. हेड को प्रोटेक्ट करना, हमेशा चोट ना लगना जाए, और स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना है. देन एक्टिव लाइफ, मतलब एक्टिव लाइफ में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक. 150 मिनट्स इन ए वीक एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ऐसा एक्सरसाइज करना है. पोल्यूशन को अवॉइड करना, स्पेशली आजकल दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है. पोल्यूशन में एक्सरसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली, इट लंग्स को ख़राब कर देता है. सो अच्छा एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना होगा. देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नई चीज़ सीखने के लिए कोशिश करो. आपका रिटायरमेंट मतलब आपका एज बार नहीं है, एज इज़ जस्ट नंबर. रिटायरमेंट मतलब मेरा एज ख़त्म हो गया, अभी मुझे और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं सोचने का. हमेशा कुछ नई चीज़ सीखना है, जैसे नया इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक सीखना, जो भी आपका प्रीवियस हॉबीज़ है उसके पीछे पढ़ो. और फोर्थ है नई लैंग्वेज सीखना. मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सन्स, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो लोग बात करते हैं, उनको डिमेंशिया आने का चांसेस बहुत बहुत कम है. राइट. सो मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को encourage करो. आई थिंक एनी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट हमारा एजुकेशन में भी ये लेकर आना चाहिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का. इट विल हेल्प.
सो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट दे लर्न जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जो नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडियन लैंग्वेज भी प्रेफर करते हैं, लाइक तमिल, तेलुगु, एंड साउथ इंडियंस बहुत सारे लोग हिंदी, मराठी सीखना, गुजराती सीखना मैंने देखा है। एंड दे आर वेरी वेरी दे मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, उनका लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी। एंड मेमोरी लॉस, आई थिंक दे रिमेंबर मोर आइटम्स दैन अस, ठीक है। ओके, सो लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यू आइटम, न्यू लैंग्वेज और न्यू स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, कोई भी पुराना इन्फेक्शन है, मान लो कुछ लंबी बीमारी है जैसे शुगर, बीपी, ये सारे हमको कंट्रोल में रखना पड़ता है। देखिए कई बार शुगर बीपी को हम रोक नहीं सकते हैं, बट कंट्रोल में कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस, फ्रीक्वेंट डॉक्टर कंसल्टेशन लीजिएगा, बी हेल्दी। सो फिजिकली जब हेल्दी रहोगे, इट आल्सो अफेक्ट्स माइंड। सो बॉडी हेल्थ, माइंड हेल्थ का एक कनेक्शन है, माइंड हेल्थ बॉडी हेल्थ का भी कनेक्शन है। सो हमारा माइंड में पॉजिटिविटी होना चाहिए, हमेशा होपफुल रहिएगा, एट द सेम टाइम बॉडी को भी केयर करते रहिएगा। ओके सर, अक्सर हम अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, इन दोनों शब्दों को बहुत बार एक दूसरे के बदले यूज़ करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये आपस में कनेक्टेड हैं या ये बिल्कुल अलग है? से एक्चुअली ये सारे आम बातें हैं, मतलब पूरा इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ मूवीज़, सो मूवीज़ में भी क्लियर कट अवेयरनेस नहीं होता है। वो लोग जस्ट अल्जीमर्स के ऊपर एक मूवी बना देते हैं, लोग सोचते हैं डिमेंशिया मतलब अल्जीमर्स ही हैं। सच है कि ऑलमोस्ट 50 to 70% केसेस ऑफ डिमेंशिया अल्जीमर्स होते हैं, बट रिमेनिंग केसेस कुछ अलग भी होते हैं। बहुत सारा मैंने ऑलरेडी बोला था, पार्किंसंस डिमेंशिया है, देन फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, देन लेवी बॉडी डिमेंशिया, स्ट्रोक्स की वजह से, इसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, मल्टीपल छोटे छोटे स्ट्रोक्स आने की वजह से भी होता है। देन क्रॉनिक बीमारियों में ऐसा भी होता है कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से, बीपी थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हाई होने की वजह से भी एक टेम्पररी कन्फ्यूजन आता है, सो वो ट्रीटेबल डिमेंशिया में आ जाता है। देन अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, देन हेड ट्रामा की वजह से आना, इन्फेक्शंस की वजह से डिमेंशिया आना, देन कहीं बार ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। ऐसा सिचुएशंस में भी कहीं बार ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज होता है, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की संख्या कम हो जाता है, तो ब्रेन की जो शक्ति है मेमोरी का रिटेन करने का, वो कम हो जाता है। ऐसा सिचुएशंस में भी डिमेंशिया आ जाता है। सो एक क्लियर टर्मिनोलॉजी बोलना चाहता हूँ, डिमेंशिया मतलब ब्रेन की पावर कम होना। ब्रेन की पावर सिर्फ मेमोरी नहीं है, हमारा एग्जीक्यूटिव कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, काम करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको होता है इसमें। देन नया आइडियाज़, मतलब ये काम नहीं कर पा रहे तो दूसरा रास्ता में चलते हैं, सो दिस इज न्यू आइडिया, तुरंत वो हम दूसरा रास्ता में, मतलब दूसरा आइडिया में हम काम करना शुरू करते हैं। सो देन मूड, बिहेवियर, कुछ सिचुएशन में कैसे बिहेव करना, ये सब कुछ हमारा माइंड की, ब्रेन की पावर है। सो किसी को भी इस ब्रेन की पावर में अचानक ड्रॉप होता है, प्रॉबेबली वो डिमेंशिया है। सो दीज आर ऑल सो मेनी वेराइटीज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें अल्जीमर्स के साथ साथ बहुत सारा बीमारियां हैं। अल्जीमर्स मोस्ट कॉमन डिमेंशिया की कारण है, बट सारे डिमेंशिया अल्जीमर्स नहीं होता है। सर मैंने देखा बहुत बार लोग या तो अपने आप को सप्रेस करते हैं, या रिलेटिव्स या घर के फैमिली मेम्बर सप्रेस करते हैं, शायद ये सोच के कि हमारा मजाक बन रहा है। बिकॉज मैंने देखा रिसेंटली मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी सर, तो कुछ ऐसे इनविटेशन कार्ड वगैरह लेके गई थी, तो उनकी मदर बैठी हुई थी, शी इज़ अबव 70, सो शी वॉज वेयरिंग द ग्लासेस, उन्होंने ग्लासेस अपने यहाँ रखे थे और वो बार बार बोल रही थी मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। तो उनके बच्चे उन पर हंसने लगे। तो मैंने देखा कि जैसे एकदम से ना वो थोड़ी, मतलब कि किसी के सामने आप हंसी मजाक बना रहे हो, तो एक वैसी वाली सिचुएशन हो गई। सेम उसके बाद एक चाबी पे हुई, चाबी उन्होंने कहीं रखी थी, वो भूल गई, तो फिर बच्चे मजाक बनाने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली बेचारे सप्रेस हो जाते हैं। शायद उनके सिम्टम्स भी वो पूरी तरह अपने, ना वो बता रहे हैं ना उन लोगों को समझ आ रहा है कि ये
कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है जिसके लिए उनको कहीं ना कहीं एक न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए रिगार्डिंग द पेरेंट्स। सो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपकी सिंपैथी, हमारी सिंपैथी उनके साथ होनी चाहिए? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जिस तरीके से मैंने उनको देखा, उनकी मदर को, कि वो बिल्कुल अंदर ही अंदर हो गई कि भाई शायद मेरी इंसल्ट हो गई, इसलिए वो बहुत बार अपनी चीज़ों को फिर भूलते भी नहीं हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सी मेन प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं। मान लीजिए किसी को सांस फूल रही है, उसमें शाई फील करने की क्या बात है? सांस फूल रहे तो सच में प्रॉब्लम है, सो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हम इलाज ले लेते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होगा तो हमको शाई क्यों फील करना है? वो हंसने की बात थोड़ी है। वैसे ही एक मेमोरी प्रॉब्लम, ठीक है, अब जो बोला है उसके बारे में मैं फिर बोलता हूँ। एक मेमोरी प्रॉब्लम, देखिए हमको क्यों शाई फील करना है, ये किसी को भी आ सकता है। मेमोरी प्रॉब्लम इज लाइक जैसे सांस फूलता है हार्ट की बीमारी में, तो डिमेंशिया में मेमोरी प्रॉब्लम एक सिम्टम है। उसको लेके हमको हंसना या उसको देख के कुछ शाई फील करना, ये सारी चीज़ हमको अवॉइड करना है। ये बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। ओल्ड एज में कई बार छोटी मोटी चीज़ भूल जाना बहुत कॉमन है, ठीक है। जैसे मैडम बोल रही थी कि चाबी भूल जाना, कहीं रख के भूल जाना, ये बहुत कॉमन है। कई बार यंग एज में भी होता है, ठीक है। बट बार बार होना, बार मान लो 10, 15, 20 बार हो रहा है, बार कुछ चीज़ें कहीं छोड़ के भूल जाता है, तब हमको सस्पेक्ट करना है डिमेंशिया है। बट और एक चीज़, चाबी भूलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट चाबी, एक लॉक को कैसे ओपन करना है, चाबी से ओपन करना है। अगर ये चीज़ भूल गया ना कि चाबी यूज़ करके उसको खोलना है, मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ये ज़्यादा सीरियस मैटर है, डेफिनेटली डिमेंशिया हो सकती है। मतलब जो भी ये डिमेंशिया में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मेमोरी का नहीं है, एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। जैसे सामने कोई बंदा आया, हमारा फैमिली मेम्बर, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। सामने पेन या फ़ोन या रिमोट है, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। उसको चलाने में, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। सो ये सारे आप जब अवेयरनेस होता है आपको, तभी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो, राइट। एंड सेकेंड थिंग, इसमें शय नहीं फील करना है। जल्दी से जल्दी अगर हमने डायग्नोस करके इलाज दिया तो पेशेंट का जो ये प्रॉब्लम हम रोक सकते हैं। कई बार इसको डिले कर सकते हैं। सो इंडिया में मेन प्रॉब्लम जो पहले हमने डिस्कस किया था, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऑलमोस्ट 50 to 80% पेशेंट्स लास्ट एंड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर के पास। तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने में। जस्ट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिहेबिलिटेशन दे के कोशिश करते हैं हम, मतलब ट्रीटमेंट तो और कुछ बचता नहीं है। सो स्टार्टिंग से ही आप आइडेंटिफाई करना होगा। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बार बात करना। आपका रिलेटिव्स को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ऐसा फेलिक्स टॉक्स में है, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ये आप भी सुन लीजिए। इससे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिल गए। मान लो किसी को भी स्टार्टिंग में डिमेंशिया है, सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सर, अवेयरनेस पे ही एक बार फिर से सिर्फ 5 वार्निंग साइंस आप हमारे ऑडियंस को बताएं, जिसके लिए हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता में, अपने घर में, किसी भी बड़े बूढ़े में ऐसे 5 वार्निंग साइंस आप हमें बता दीजिए जो देखकर हमें इमिजिएटली एक न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट लोगों में ये अवेयरनेस हम और फैला पाएँ। ये रूटीन लाइफ में डेली वर्क करने में प्रॉब्लम होना, मेमोरी प्रॉब्लम्स आना, तीसरा इमोशनल चेंजेस जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन, देन पर्सनालिटी चेंजेस, जो साइलेंट आदमी है ज़्यादा गुस्सा करना, जो सोशल आदमी है ज़्यादा साइलेंट होना, विद डाउन बिहेवियर, और लास्ट है कुछ चीज़ कहीं रख के भूल जाना। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने हमें आज बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर PS नागा, न्यूरो फिजिशियन, फेलिक्स हॉस्पिटल। तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने कैसे आपको सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया
कि डिमेंशिया क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में किसी को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है तो हमें कब कंसल्ट करना चाहिए। और ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। हमें अपने घर के अंदर, अपने घर से बाहर, ऑफिस, रिलेटिव्स, सब में ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि अगर कोई डिमेंशिया से परेशान है तो उनको इमोशनली भी हमें हेल्प करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ आपने फाइनेंशियली किसी केयर टेकर को रखा और उनके लिए ये काफ़ी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इमोशनल सपोर्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।